हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुनीता अपने बेटे अनुज के साथ रहा करती थी। एक बार सुनीता अपनी पड़ोसन विमला के घर जाती है, जहां विमला आराम से बैठकर खाना खा रही थी। तभी सुनीता कहती है, क्या बात है विमला, आजकल तू मेरे घर कम आने लगी है। अपनी पुरानी सहेली को भूल गई है क्या? अरे नहीं सुनीता, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मेरी बहू जब से आई है तब से कहीं बाहर जाना हो ही नहीं पाता है, बस इसीलिए मैं आ जा नहीं पा रही हूँ कहीं। घर में बहू आई है तब तो तुझे और भी समय मिल गया होगा ना। अब तो तुझे कुछ भी काम करने की जरूरत ही पड़ती कहाँ होगी। घर का सारा काम तो तेरी बहू जो कर देती होगी। नाम की ही बहू है। अरे शहर की बहू लाकर पछता रही हूँ। वो तो जब से आई है मेरे घर का काम ही बढ़ गया है तब से। अरे जॉब करती है और बोलती है कि मैं घर के काम नहीं करूँगी, हाथ नहीं लगाऊंगी घर के काम को। विमला, तेरे साथ तो मोए मोए हो गया। लाई थी शहर की बहू, लेकिन शहर की बहू ने तो तुझे ही नाच नचा दिया। चल अब तू भी मेरे साथ मोए मोए कर। ये मोए मोए क्या है? तू मेरी इस हालत पे इतनी खुश क्यों है? तुझे अच्छा लग रहा है क्या? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैंने एक रील देखी थी मोए मोए वाली। तब से मैं ऐसे कोई भी हालात देखती हूँ ना जिस पे मैं मोए मोए कर सकूं, बस इसीलिए कह रही हूँ मोए 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 मोए। तू भी सच में बहुत खून जलाती है मेरा। यहाँ मैं इतनी परेशान हूँ और तुझे रील की पड़ी है। नहीं विमला, मुझे तो तेरी भी पड़ी है। तू भी मोए मोए वाली रील देख, फिर तू भी मेरे साथ करेगी। तू यहाँ ये बोलने आई है मुझे? अरे नहीं, मैं तो यहाँ इसीलिए आई हूँ क्योंकि एक बार तूने बताया था ना कि तेरी जान पहचान में एक लड़की है जो गांव में रहती है, बहुत समझदार है। उसके बारे में तुझसे बात करने आई हूँ। उसके बारे में मुझसे क्या बात करने आई है और तुझे क्या काम आ गया उस लड़की से? अरे मैं सोच रही हूँ मेरा बेटा भी अब शादी लायक हो तो गया है, और सही समय और लड़के की शादी हो जाए तो सही रहता है ना। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि उसकी शादी की बात चलाऊं। ये तो तूने बिल्कुल ही सही सोचा, और वो भी उस गांव की लड़की अंजू से। सच में ये बहुत सही है। तभी तो मैं यहाँ तुझसे बात करने आई हूँ। अब तू जल्दी से उस लड़की से शादी की बात कर और जल्दी से हम उनके घर जाते हैं इस बारे में आगे पूरी बात करने के लिए। ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं बात करके तुझे बताती हूँ कि कब जाना है। सुनीता विमला से अंजू के बारे में बात करती है और कुछ दिनों बाद अपने बेटे के साथ अंजू के घर रिश्ता लेकर पहुंच जाती है। लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और आपसी रजामंदी से कुछ ही दिनों में सुनीता अपने बेटे की शादी अंजू से करवाती है। शादी के बाद अनुज और अंजू दोनों एक साथ कमरे में बैठे थे। तभी अनुज अंजू से कहता है, मुझे पता है तुम गांव से हो, तुम्हें शहर के रीति रिवाज समझने में टाइम लगेगा, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा तुम्हें जो भी मुझसे पूछना हो तुम आराम से पूछ सकती हो। आप सब लोग काफी अच्छे हो। मैं गांव की गंवार लड़की, आपने मुझसे शादी की, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम खुद ही इतनी अच्छी हो, तुम्हें तो हर कोई पसंद करता होगा। वैसे यहाँ माँ जी और आप ही रहते हैं ना, माँ जी को तो अकेला अकेला महसूस होता होगा मेरे आने से पहले। अरे नहीं, माँ तो मजे में रहती है, और हाँ, माना थोड़ी मजाकिया है। अगर वो तुम्हें कुछ कह दे तुम उनकी बातों का बुरा मत मानना। वो फोन देखती रहती है ना और फिर मजाक करती रहती हैं। माँ जी तो मुझसे बड़ी है, भला मैं क्यों उनकी बातों का बुरा मानने लगी? मुझे अच्छा लगा तुम्हारे मुंह से ये सब सुनकर। तुम बहुत ही समझदार हो, मुझे अच्छे से पता है तुम मेरी माँ के मजाकिया बर्ताव को बहुत अच्छे से संभाल लोगी। अनुज अंजू को पहले ही सब कुछ अच्छे से समझा देता है। अगली सुबह जब अंजू अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए हलवा बनाती है और अपनी सास को देती है, तो सुनीता हलवा खाती है और बोलती है, बहू ये क्या खिला दिया तूने मुझे? सुबह सुबह ही पूरे मुंह का स्वाद बिगड़ गया। इससे अच्छा तो तू मुझे करेले का जूस पिला देती, कम से कम सेहत के लिए अच्छा तो होता ना वो। माँ जी क्या हुआ आपको? हलवा अच्छा नहीं लगा क्या? बहू अगर अच्छा बनाती तो जरूर अच्छा लगता, लेकिन तूने अच्छा बनाया ही नहीं है।
ये तो मेरे गले से नीचे ही नहीं उतर रहा, तो इसे मैं कैसे खाऊं? माँ जी, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, लेकिन पता नहीं कैसे मेरी पहली रसोई का ही हलवा खराब हो गया। मोए मोए, मोए मोए। माँ जी, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? मैंने सच में हलवे में कुछ नहीं मिलाया था। पता नहीं हलवा खाकर आप कैसी अजीब अजीब हरकतें कर रही हो माँ जी। माँ जी, आप ठीक तो है ना? बहू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे हंसी तो तेरी पहली रसोई पे आ रही है। माँ जी, मैं कुछ समझी नहीं। आप क्या कहना चाहती हो? मेरी पहली रसोई पर हंसी क्यों आ रही है? हंसी इसीलिए आ रही है क्योंकि तूने कितनी तैयारी की होगी ना कि तू अपनी पहली रसोई पर क्या क्या करेगी, लेकिन यहाँ तो ये सड़ा सा हलवा बनकर मोए मोए हो गया ना तेरे साथ। माँ जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये मोए मोए क्या है? वही आज जो तेरे साथ हुआ है, मोए 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 मोए। सुनीता मोए मोए करके डांस करने लग जाती है और अपनी बहू पर बहुत हंसती है, लेकिन अंजू चुप रहती है और अपनी सास से कुछ नहीं कहती। लेकिन अंजू को अपनी मोए मोए करने वाली सास के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता था। सुनीता अब अंजू को कुछ भी काम वो खराब करती तो मोए मोए करके उसे चिढ़ाने लगती। ऐसे ही एक दिन सुनीता रसोई में जाती है, तभी वो देखती है कि वहाँ उसकी बहू अंजू जमीन पर गिरी है और पूरी रसोई में आटा फैला हुआ है। ये देखकर सुनीता डांस करने लगती है। मोए 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 मोए। माँ जी, मैं यहाँ जमीन पर गिर गई हूँ और आप मोए मोए करे जा रही हो। अरे मदद करो मेरी माँ जी। बहू, तेरे साथ तो मोए मोए हो गया। आपसे तो मदद मांगना ही पाप है। पता नहीं कैसी सास मिली है मुझे। सुनीता हर वक्त मोए मोए करती रहा करती और खासकर तब तो करती ही थी जब अंजू को अपनी सास की मदद चाहिए होती। अब तो धीरे धीरे अंजू भी अपनी सास के मोए मोए करने की आदत से परेशान थी। ऐसे ही कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद सुनीता विमला के साथ बाजार जाती है। कितने दिन हो गए ना विमला, हम ऐसे बाहर घूमने नहीं गए। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा। सब्जी लेने के बहाने ही सही, लेकिन साथ में बाहर निकलना तो हुआ। सही कह रही है तू तो। दोनों सब्जी लेने आगे जा रहे थे, तभी सुनीता की नजर एक भिखारी पर जाती है जिसका हाथ नहीं होता और वो जमीन पर कटोरे से भीख मांग रहा था। उसे देखकर सुनीता कहती है, हे भगवान, ये मोबाइल ने तो लोगों को बिगाड़ दिया है। काम धंधा करना नहीं होता और झूठ बोलकर भीख मांग रहे होते हैं। सच में अब तो लोग हद ही करने लग गए हैं। तो क्या बोले जा रही है? झूठ बोलकर भीख मांग रहे हैं? क्या मतलब है तेरा? अरे, ये जो भिखारी बैठा है इसका हाथ है, लेकिन फिर भी कपड़े में हाथ डालकर हाथ टूटा हुआ दिखा रहा है ताकि लोग इस पर तरस खाकर इसे कुछ भीख दे दे। तू भी ना कुछ भी बकवास कर रही है। अरे सच में क्या पता उसका हाथ ना हो। तुझे लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तू रुक, अब तो मैं तुझे दिखाती हूँ। सुनीता उस भिखारी का मजाक बनाने लगती है और उसके कटोरे से पैसे भी उठा लेती है। आसपास के लोग सुनीता को ये सब करते देख रहे थे। सुनीता जब उस भिखारी पर हाथ उठाने जा रही थी, तभी एक आदमी जोर से चिल्लाकर कहता है, अरे भाइयों देखो, ये औरत कैसे एक भिखारी को मार रही है। वहाँ काफी लोग जमा हो जाते हैं। कुछ औरतें इकट्ठा होकर सुनीता और विमला को मारने जा रही थी। उन लोगों से खुद को बचाकर विमला और सुनीता भागकर सुनीता के घर जाते हैं, जहाँ दोनों हंस रहे थे। तभी वहाँ अंजू आती है और बोलती है, क्या हुआ? आप दोनों इतना हाफ क्यों रहे हो? बहू, तेरी पागल सास की वजह से हमें बाजार से भागकर घर आना पड़ा। ये एक भिखारी को परेशान करने लगी जिसका हाथ नहीं था, इसीलिए वहाँ की भीड़ हम पर भड़क गई। माँ जी, यहाँ तो आपके साथ ही मोए मोए हो गया। हर बार सुनीता ही मजाक बनाते बनाते मोए मोए करती, लेकिन इस बार उसका खुद ही मजाक बन जाता है। रचित अपने पिता मोहन और माँ राधा के साथ रहा करता था। रचित काफी अमीर था, उसको कभी किसी चीज की भी कमी नहीं हुआ करती थी। उसका खुद का बिजनेस था, हालांकि उसको कभी भी किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी वो अक्सर अकेला रहा करता। ऐसे ही एक दिन रचित देर रात को अपने घर आता है, जहाँ उसके पिता मोहन उसको इतनी देर रात को घर आते देखकर कहते हैं, रचित बेटा, आज तुम इतनी देर से घर क्यों आए हो? आज ऑफिस में काम ज्यादा था, बस इसलिए मुझे घर आने में देरी हो गई। बेटा रचित, तुम इस तरह उदास क्यों रहते हो? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे नहीं बता पा रहे हो? कुछ नहीं डैड, मैं बहुत थक गया हूँ। मैं अपने कमरे में आराम करने जा रहा हूँ। पर रचित, खाना तो खा लो।
मैं खा कर आया हूँ डैड, मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए अब मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। रचित अपने कमरे में चला जाता है तो वहीं मोहन बस अपने बेटे को देखता रह जाता है। कुछ देर बाद अब मोहन की पत्नी राधा मोहन के पास आती है और मोहन से कहती है, मोहन जी, मैं क्या सोच रही थी, रचित का बर्ताव काफी अजीब होता जा रहा है। मैं तो कहती हूँ रचित की शादी करवा दीजिए, क्या पता रचित की शादी के बाद थोड़ा चेंज हो जाए। पर राधा, क्या हमारा रचित शादी के लिए मानेगा? मोहन जी, रचित मेरी तो सुनता ही नहीं है, एक बार आप उससे बात कर देखना, क्या पता वो शादी के लिए मान जाए। मोहन की बात करने से रचित शादी के लिए मान जाएगा। बस यही सोचकर मोहन सुबह का इंतजार करने लगता है और अब सभी लोग खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह जब सब खाने की टेबल पर बैठे थे तब मोहन अपने बेटे से शादी के बारे में बात करता है। बेटा, मैं सोच रहा था कि अब तुम्हारी उम्र हो चली है, साथ ही साथ तुम्हारी माँ भी अब समय के साथ ढलती जा रही है। बस इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न तुम्हारे लिए शादी के लिए लड़की ढूंढी जाए। रचित अपने पिता का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप सुबह का ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। ये देखकर मोहन को जरा भी अच्छा नहीं लगता। जहाँ मोहन अपने बेटे की चिंता में था तो वहीं रचित जब अपने ऑफिस जा रहा था तब अचानक से उसकी कार के आगे एक बड़ा सा ट्रक आता है, जिस वजह से रचित खुद को बचाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं बचा पाता। उसकी कार एक खाई में गिर जाती है। पर ये क्या, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी रचित की सांसें चल रही थी। रचित अपनी हल्की सी आंखें खोलता है तो जहां उसको खुद के सामने एक लड़की दिखाई पड़ती है। रचित उसको सही से देख नहीं पाता क्योंकि रचित काफी घायल था। पर रचित के पास वो खड़ी हुई लड़की अपने दोनों हाथों को 2-3 बार घुमाती है और अपने हाथों द्वारा नीले रंग की रोशनी निकालकर रचित के सीने में उस रोशनी का प्रवेश करती है, जिसके बाद वो लड़की रचित को हॉस्पिटल छोड़ देती है। ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं और अब जब उसको होश आता है तब रचित खुद को हॉस्पिटल में पाता है और खुद के सामने अपने पिता को देखकर रचित अपने पिता से बोलता है, मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया है और वो लड़की कहाँ है? कौन सी लड़की बेटा? तू कौन सी लड़की के बारे में बात कर रहा है? वही जो मेरे पास खड़ी थी। बेटा, मुझे तो पता नहीं कि तू कौन सी लड़की के बारे में बात कर रहा है और हमें तो ये भी नहीं पता है कि तुझे यहाँ कौन लेकर आया है। रचित और मोहन आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाती है और रचित की बातों का जवाब देते हुए कहती है, रचित जी, आपको यहाँ एक लड़की छोड़कर गई है। आखिर कौन थी वो लड़की? क्या आपने उसकी आइडेंटिटी पूछी? हाँ, हमने उससे उसकी आइडेंटिटी पूछी पर उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया, बस फॉर्म पर अपना साइन किए और चली गई। हमने उससे काफी टाइम पूछने की कोशिश करी पर उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। रचित बेटा, कौन थी वो जिसके बारे में तुम इतनी पूछताछ कर रहे हो? क्या तुम उसको जानते हो? नहीं, पर वो बहुत अजीब थी। मुझे बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि वो लड़की थी। मैंने देखा था, बहुत अजीब थी। उसने अपने हाथों में कुछ किया था। रचित की ऐसी बातें सुनकर मोहन को लगता है कि उसके सर पर चोट लगने की वजह से रचित बहकी बातें कर रहा है। ऐसे ही समय गुजरता है और अब थोड़ी देर में रात होती है। देर रात वो लड़की दोबारा रचित के पास आती है और उसके पास बैठकर उसको निहारती रहती है। वो लड़की अब जैसे ही रचित के सर पर हाथ रखती है वैसे ही रचित अपनी आंखें खोलकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम ही वो लड़की हो ना जिसने मेरे अंदर कोई नील रंग की रोशनी डाली थी? और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं तुम्हारी वजह से ही बच पाया हूँ। मैं हूँ AIH003। हमारे ग्रह पर यदि कोई मुसीबत में होता है तो हम उसको बचाते हैं। क्या AIH003? ये क्या होता है? और तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो जैसे तुम कोई दूसरे ग्रह यानी दूसरी दुनिया से आई हो? जी हाँ, मैं दूसरे ग्रह से आई हूँ। आपके शब्दों में कहें तो मैं दूसरी दुनिया की प्राणी हूँ। इसका मतलब यह है कि तुम सच में एक एलियन हो? अगर ऐसा है तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपनी दुनिया में, मेरा मतलब कि अपने ग्रह पर होना चाहिए ना। मैं यहाँ अटक गई हूँ क्योंकि जब मैं यहाँ आई तो मेरा UFO ब्लास्ट हो गया, जिस वजह से मैं अपने ग्रह पर वापस नहीं जा पा रही हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ फंस गई हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे ग्रह पर भेज दूंगा। बताओ मुझे तुम्हें तुम्हारे ग्रह पर भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं यहाँ पृथ्वी लोक पर पेड़ लेने आई थी पर मेरा अनियंसिएटर कहीं खो गया है और जब तक वो मुझे नहीं मिल जाता
तब तक मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती हूँ। 1 मिनट, कहीं तुम नीले हीरे की बात तो नहीं कर रही हो? नीला हीरा वो क्या होता है? मैं यहाँ से डिस्चार्ज हो जाऊँ, उसके बाद मैं तुम्हें नीले हीरे के पास ले जाऊंगा। उस नीले हीरे को देखकर तुम मुझे ये बताना, कहीं वही तो तुम्हारा अनियन थिएटर तो नहीं है? जी जरूर। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हारा नाम बहुत अजीब है। साथ ही तुम्हारे नाम से सभी को साफ पता चल जाएगा कि तुम दूसरी दुनिया से आई हो, इसलिए मैं तुम्हारा नाम चेंज कर रहा हूँ। आज से तुम्हारा नाम नव्या है। अगर तुमसे कोई भी तुम्हारा नाम पूछे तो तुम्हें अपना नाम नव्या ही बताना है, ठीक है? नव्या, ठीक है, मेरा नाम नव्या है। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाती है और रचित के पास एक अनजान शख्स को बैठे देखकर उससे कहती है, रचित जी, यही वो लड़की है जिसने आपकी जान बचाई। जी हाँ डॉक्टर, मैं जानता हूँ। मैंने अपनी सेक्रेटरी को कहकर इनको यहाँ पर बुलवाया है। अच्छा, अगर ऐसा है तो कौन है ये आपकी? हमें माफ करना, पर हमें इनकी जानकारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी ऐसे ही हॉस्पिटल में आकर हमारे पेशेंट से नहीं मिल सकता है। मैं नव्या, मेरा नाम नव्या है। आप इनकी क्या लगती हैं? मेरा नाम नव्या है, मेरी पहचान नव्या है और मैं इनका ख्याल रख रही हूँ तब तक जब तक मेरा अनियन थिएटर नहीं मिल जाता। क्या? वो दरअसल ये मेरी होने वाली वाइफ है, इसलिए अब आप इनसे ज्यादा जांच पड़ताल मत कीजिए। अब आप यहाँ से जा सकती हैं। नव्या की बात डॉक्टर के सर के ऊपर से जाती है, पर डॉक्टर कुछ नहीं बोलती क्योंकि रचित ने उसको उसकी जांच पड़ताल करने से मना कर दिया था। अब यूं ही समय गुजरता है और समय के साथ अब रचित बिल्कुल ठीक हो जाता है। साथ ही रचित नव्या से प्यार करने लगता है, पर वो उसको अपने दिल की बात नहीं बताता। कहीं न कहीं नव्या भी अब उससे प्यार करने लगी थी। ठीक होने के बाद रचित उसको अपने लैब में लेकर जाता है, जहाँ वो उसे नीले हरे उर्फ अनियन सीटर को देखकर बोलती है, हाँ यही है मेरा अनियन थिएटर। मैं उससे ही अपने ग्रह पर जाऊंगी, पर मैं अपने ग्रह पर नहीं जाना चाहती हूँ। पर क्यों नव्या? क्योंकि शायद मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, पर मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। नव्या की बात सुनकर रचित उसे गले से लगा लेता है और उसको बोलता है, नव्या, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर तुम दूसरी दुनिया की हो। भला तुम मेरे साथ कैसे रह सकती हो? रह सकती हूँ। मैं अपने ग्रह पर वापस जाकर धरती पर रहने के लिए सर्टिफिकेट बनवा कर मैं दोबारा यहाँ पर तुम्हारे पास आ सकती हूँ, पर मैं तभी यहाँ पर आ सकूंगी जब तुम मेरा इंतजार करोगे और मुझे पाने के लिए तुम्हें इंतजार करना होगा। मैं तभी तुम्हारे पास आऊंगी। मुझे सारी शर्त मंजूर है। अब क्या था, नव्या अपने अनियन सीटर को दबाती है और थोड़ी देर बाद उसका यूएफओ आ जाता है और नव्या अपने ग्रह पर चली जाती है। समय गुजरता है और समय के साथ अब नव्या दोबारा धरती पर आती है, जिसके बाद रचित नव्या से शादी करने के लिए कोर्ट में जाता है, जहां वो उसको शादी के जोड़ी में देखकर उससे बोलता है, लो आ गई मेरी दूसरी दुनिया की दुल्हनिया। ललिता गांव की रहने वाली थी। ललिता का एक भैंसों का तबेला था, जिससे ललिता अच्छी कमाई किया करती थी। कई लीटर दूध से ललिता की अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी। ऐसे ही ललिता एक रोज अपनी बहू रूपाली से कहती है, बहू, अब तो हमारे दूध का कारोबार भी अच्छा चल रहा है। मुझे लगता है इसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ माँ जी, दूध का बिजनेस तो हमारा अच्छा चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे ललिता के दूध का कारोबार बढ़ता है, वैसे वैसे ललिता अपने ग्राहकों के साथ धोखा करने लगती है और दूध में पानी मिलाकर बेचना शुरू कर देती है। ऐसा करता देख एक रोज रूपाली उसे देख लेती है और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी ये गलत है। हम दूध में नहीं बल्कि अपने ईमान में मिलावट कर रहे हैं। ये सही नहीं है। बहू, क्या करती मैं? दूध की मांग इतनी बढ़ गई है और तबेले का दूध भी पूरा नहीं पड़ता। तो माँ जी जितना दूध है उतना ही बेचते हैं और कम हो जाता है तो क्या ही होगा। अरे बहू, तो घर कैसे चलेगा? तुझे समझाना मुश्किल है। अभी तू जा यहाँ से। रूपाली अपनी सास की इस हरकत से परेशान हो चुकी थी। उसकी सास गलत कर रही थी, ये जानकर भी वो कुछ नहीं कर पाती और वो कुछ करने की सोचती उससे पहले ही लोगों की शिकायतें आने लगती हैं और ऐसे में लोग दूध लेना ही बंद कर देते हैं। ये सब देखकर ललिता परेशान हो जाती है और ललिता एक रोज अपनी बहू से कहती है,
बहू, मेरा ईमान डोल गया था। मैंने दूध में पानी क्या मिलाया? 10 दिन के बाद से ही लोगों ने दूध लेना बंद कर दिया। कल वाला भी कई लीटर दूध फट चुका है और आज वाला भी फट ही जाना है। माँ जी, मैंने तो आपको पहले ही मना किया था कि आप दूध में पानी ना मिलाओ, लेकिन आपने मेरी सुनी नहीं बिल्कुल भी। बहू, कुछ तो कर, अब मैं क्या करूं? ये बातें सुनकर रूपाली भी सोचती है अब तो कुछ करना ही होगा। उसकी सास ने जो किया था वो गलत है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो तुरंत अपनी सास से कहती है, माँ जी, कल और आज के सारे दूध को मिलाकर हम उसका पनीर बनाएंगे। बहू, ये मजाक का वक्त नहीं है, तू समझती क्यों नहीं? माँ जी, हम कल दूध का पनीर बनाएंगे। 5 किलो पनीर तो बन ही जाएगा, इतना दूध है हमारे पास। और आज वाले दूध की दही जमा देते हैं और कल से ही पनीर के पराठों की दुकान लगाएंगे। आइडिया तो बुरा नहीं है बहू, लेकिन क्या तेरी दुकान चलेगी? वो तो हमें 1 हफ्ते में ही पता चल जाएगा माँ जी। अगले ही दिन रूपाली पनीर के पराठों की दुकान खोलती है, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है तवे का फ्रेश पनीर पराठा। और जैसे ही लोगों को पता चलता है कि गांव में पनीर के पराठों की दुकान खुली है, वैसे ही लोगों की भीड़ जमा होने लगती है और एक पराठे की कीमत सिर्फ 30 रुपए थी। अब तो दुकान खूब चलने लगती है। एक रोज ललिता की पड़ोसन कल्लो रूपाली की दुकान पर आती है और रूपाली से कहती है, बहू, बढ़िया चल रही है तेरी दुकान। कौन सा जादू किया है लोगों पर तूने? जहाँ ईमान है वहीं तो भगवान का वास है आंटी जी। ये बात अपनी सास ललिता को भी बता देती तो वो सारे गांव में दूध में पानी मिलाकर नहीं बेचती। बहू चल, अब आई हूँ तो एक पराठा खिला ही दे, अभी तो घर में खाना भी नहीं बना है। जी आंटी जी, अभी लगा देती हूँ आपके लिए पनीर पराठे की प्लेट। कल्लो को रूपाली पनीर के पराठे देती है और कल्लो भी उसे खाकर मन ही मन कहती है, क्या रोटी है, पराठा ही नाम है, जो भी है मस्त है। आंटी जी, और पराठे लाऊं क्या? हाँ बहू, 2 और पराठे ला दे, खा लेती हूँ ना जाने मेरी बहू ने खाना बनाया भी होगा कि नहीं। ये कहकर रूपाली कल्लो को और पराठे देती है और वो इस तरह 5 पराठे खा जाती है और खाकर घर चली जाती है, लेकिन पैसे तो देती ही नहीं। ये देखकर रूपाली अपनी सास से कहती है, माँ जी, कल्लो आंटी आई थी और 5 पराठे थाप गई, और तो और बिना पैसे दिए चली भी गई। अभी देखती हूँ उस कल्लो को, अपना घर समझ रखा है क्या उसने? माँ जी, जाने दो, भीड़ थी, क्या पता इसलिए ना दिया हो, बाद में दे देगी, आप ना जाओ उनके घर पर। अब कल्लो रोज आने लगी थी रूपाली के पनीर के पराठे खाने के लिए और रोज ही 4 से 5 पनीर के पराठे धाप जाया करती। ये काफी समय तक चलता रहता है। एक रोज रूपाली खुद से कहती है, बहुत हो गया कल्लो आंटी का, अब मुझे इन्हें सबक सिखाना ही होगा, ये मेरा मुनाफे से ज्यादा नुकसान करवा जाती है। तभी अगले दिन कल्लो पनीर के पराठे खाने के लिए आती है तो रूपाली कल्लो के लिए पनीर की जगह कच्ची हरी मिर्च के पराठे लाकर देती है। और जैसे ही मजे से कल्लो पराठे खाती है, वैसे ही कल्लो चिल्ला पड़ती है और रूपाली से कहती है, बहू, तूने मुझे ये क्या खिला दिया? पानी 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 दे बहू, ना जाने पराठे में क्या था। आंटी जी, पनीर के पराठे में पनीर के अलावा और हो ही क्या सकता है, पर आप इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो? बहू, ना जाने क्या था उस पराठे में, मैं तो पनीर के पराठे समझकर थाप रही थी, ना जाने क्या था उसमें। ये कहकर कल्लो तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन अगले ही दिन रूपाली नोटिस करती है कि उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया है और वो ये देखकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज ना जाने सबको क्या हो गया, कोई भी दुकान पर आ ही नहीं रहा। बहू, मैं भी तो कब से यही देख रही हूँ, न जाने आज सबको क्या हुआ है। रूपाली अपनी सास ललिता से ये बातें कर ही रही होती है कि तभी उसे गोलू दिखता है, जो रूपाली की पड़ोस में ही रहा करता था। उसे देखकर रूपाली गोलू से कहती है, गोलू सुन, मुझे तुझसे एक काम है। हाँ चाची, बोलो ना, क्या काम है? आज तू हमारी दुकान के पनीर के पराठे क्यों नहीं लेने आया? अरे चाची, क्या बात कर रही हो आप? पापा तो कह रहे थे कि आप ना सड़े हुए पनीर के पराठे बेच रहे हो। और ये तेरे पापा से किसने कह दिया कि मेरी दुकान पर सड़े हुए पनीर के पराठे मिल रहे हैं? चाची, सच बताऊंगा तो एक पराठा दोगी? चल ठीक है, दूंगी, पर सच बोलियो। चाची, कल ना मेरे घर में ना कल्लो चाची आई थी, जो कह रही थी रूपाली या ललिता की दुकान पर मत जाना, वो सड़ा हुआ पनीर का पराठा बेचती है। अच्छा,
तो ये कल्लो आंटी की नई चाल है मेरी दुकान को बंद करने की। मैं तो इसे छोड़ूंगी नहीं। चाची मुझे मेरे पराठे दे दो और मुझे जाने दो। रुक जा मोटे, दे रही हूँ। अपना काम निकल गया तो मोटा, वरना गोलू बेटा कर रही थी। चल चुप करके अपने पराठे ले और निकल यहाँ से। जा रहा हूँ मैं भी, मुझे भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है। मैंने भी अपनी मेहनत की रोटी ली है, किसी का एहसान नहीं लिया। रूपाली ये सुनकर परेशान हो जाती है कि कल्लो की वजह से आज उसकी दुकान पर कोई नहीं आया। तभी वो अगले ही दिन अपनी दुकान खोलती है और अपनी दुकान के आगे एक स्पीकर लगा देती है, जिसमें आवाज लगाकर वो कहती है, एक पनीर के पराठे पर एक पनीर का पराठा बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आइए और पनीर के पराठों का जायका उठाइए। ये सुनकर कुछ ही देर में रूपाली के सारे पराठे बिक जाते हैं और अगले दिन भी ग्राहकों की लंबी भीड़ लगती है, जिसे देखकर कल्लो को अंदर ही अंदर जलन होती है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पाती क्योंकि कल्लो की हर चाल फेल जो हो जाती थी। तभी कल्लो ललिता से आकर कहती है, ललिता, और कैसी है तू? तेरी दुकान तो खूब चल रही है। उसे चलाने के लिए मेहनत लगती है, जो सबके बस की बात नहीं है। तुझे तो दूसरों की मेहनत से जलना आता है। ये क्या बोल रही है ललिता? भला मैं क्यों किसी की मेहनत से जलने लगी? तू तो है ही ऐसी। तुझे इतनी दिक्कत थी मेरे दुकान से कि तूने तो सारे जगह में गा दिया कि मेरी दुकान के पनीर सड़े हैं। हाँ, मैंने ही ये कहा था, क्योंकि तेरी बहू ने मुझे मिर्ची के पराठे खिलाए थे, जिसे खाकर मैं कई दिनों तक बीमार रही थी। तो तू रोज दुकान का नुकसान कराएगी तो हम क्या ही कर सकते हैं। इस तरह ललिता कल्लो को कहती है कि किसी की मेहनत नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि पहले तो वो खुद भी बेईमान थी, लेकिन अब वो सुधर चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।